तो बच्चों इन 25 नेम रिएक्शन से ही आपके 15 से 20 नंबर कैसे आ सकते हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। ये जो 25 नेम रिएक्शन है ये आपके लॉन्ग आंसर के जो 5 नंबर के आते हैं उनके नीचे पूछी जाती है, अथवा अगर क्या जाती है रिएक्शन 5 नंबर की। और ये वो जो कैसे प्राप्त करें वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें भी नेम रिएक्शन आ जाती हैं, इनके एग्जाम्पल आ जाते हैं। क्या होता है जब उनमें भी आ जाती हैं, तो ये आपके 15 नंबर के तो ये हो गए। और ये अवगिरिया पूर्ण करे उस तरीके के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में उनमें भी आ जाती है। तो 15 से 20 नंबर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन से ही तैयार हो जाते हैं। तो ये 25 नेम रिएक्शन से ही इस बार आपके 2026 के केमिस्ट्री के एग्जाम में पूछा जाने वाला है। तो 2026 केमिस्ट्री के लिए 25 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन हमने आपको पिछले वीडियो में बताई थी, किस किस सन में पूछी गई थी वो भी बताया था। तो आज वही 25 नेम रिएक्शन हम आपको कराने वाले हैं। 25 की 25 नेम रिएक्शन एक एक करके हम आपको सारी समझा देंगे और बहुत ही आसानी से आपको तैयार भी हो जाएंगे। और आप इन रिएक्शन से ही थ्योरी बनाना भी सीख जाएंगे। आपको थ्योरी याद करनी पड़ती होगी, लेकिन इसके बाद इस वीडियो देखने के बाद आपको थ्योरी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वही हम आज एक एक करके सारी नेम रिएक्शन देखने वाले हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं स्क्रीनशॉट लिया है तो ले सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने एक सीरीज बताई थी वोज फिटिंग डार्जन, इस तरीके से करके एक सीरीज बताई थी, उसमें 25 नेम रिएक्शन लिख के बताई थी। इसमें सारी नेम रिएक्शन हम कराने वाले हैं। तो सबसे पहले जो नेम रिएक्शन है वो है वुडज अभिक्रिया, यानी कि वोल्टेज रिएक्शन। तो इसका हम रिएक्शन देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, कुछ रिएक्शन के हम एग्जाम्पल बता देंगे, बाकी हम आपको एग्जाम्पल बनाना बता देंगे। ठीक, तो यहाँ पे इसकी जो रिएक्शन दी हुई वो दी हुई है एल्किल हैलाइड यानी कि RX। यहाँ पे 2RX ले सकते हैं या फिर इस तरीके से ले सकते हैं, एक RX इस तरफ रखें, एक RX इस तरफ रखें, दोनों सेम भी ले सकते हैं। यहाँ 2RX भी ले सकते हैं और एक RX इस तरफ रखें, एक RX इस तरफ रखें, इस तरीके से भी ले सकते हैं। जब इसकी अभिक्रिया जब सोडियम धातु के साथ कराई जाएगी, सोडियम के साथ कराई जाएगी, तो हम शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो हमें एल्केन प्राप्त होगा। यानी कि वुडज अभिक्रिया में क्या प्राप्त होता है, एल्किल हैलाइड की सोडियम सोडियम के साथ अभिक्रिया कराने पे एल्केन प्राप्त होता है और NaX ये आपका मुक्त हो जाता है। यहाँ से ये रिएक्शन कैसे हुई, ये R उठा, ये R उठा, यहाँ पे 2 R बन गए यानी कि एल्केन बन गया आपका। और यहाँ से 2Na उठा और X उठा, यहाँ से एक X, यहाँ से 2X, यहाँ पे 2NaX हो गया। तो ये बैलेंस भी हो गया और ये रिएक्शन भी हो गई। तो यहाँ पे एल्किल हैलाइड की ये एल्किल हैलाइड आपका बन जाता है, इसे हैलो एल्केन भी बोलते हैं। यहाँ पे हैलोजन लगा हुआ ये एल्केन है और इसे एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं। ठीक, तो ये आपकी एल्किल हैलाइड की मेन रिएक्शन, वुड फिटिंग अभिक्रिया की मेन रिएक्शन बन जाएगी। इसका एग्जाम्पल आपको कैसे लिखना है, आपको जो भी रिएक्शन हो उसमें R की जगह पे आपको कार्बन की चेन रखनी है और जो X होता है उसकी जगह पे ClBr, जैसा आपको अच्छा लगे ClBr में कोई रख सकते हैं, I भी रख सकते हैं, F भी रख सकते हैं। लेकिन किन्हीं किन्हीं अभिक्रियाओं में I और F नहीं रखा जाता है, तो वो हम आपको बता देंगे। यहाँ पे R की जगह पे हमने CH3 रख लिया है, X की जगह पे Cl रख लिया है। तो मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जब हमने शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से कराई तो हमें एथेन प्राप्त हो गया। यहाँ पे R की जगह पे हमने CH3 रख लिया है, तो R की जगह पे CH3 रख लेंगे, X की जगह पे Cl लिख लेंगे। जो इधर X की जगह पे रखा जाएगा वही इधर भी X की जगह पे रखा जाएगा, जो इधर R की जगह पे रखा जाएगा वही इधर भी R की जगह पे रखा जाएगा। तो इस तरीके से आपकी ये वुडज अभिक्रिया पूर्ण होती है। अगर आपसे पूछा जाए क्या होता है जब मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से कराते हैं, तो आपको आपको एथेन बना के दिखा देना है, ये रिएक्शन करके दिखा देना है। और आपसे पूछा जाए कि मेथिल क्लोराइड से एथेन कैसे प्राप्त करें, तो भी आपको यही रिएक्शन करके दिखा देनी है। तो इस तरीके के जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ये 5 से 3 नंबर में पूछ दिए जाते हैं आपके एग्जाम में, तो वो भी नेम रिएक्शन से ही बनते हैं। सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो नेम रिएक्शन से बनते हैं। 2-3 टाइप के, जो कैसे प्राप्त करें, क्या होता है जब, और ये नेम रिएक्शन तो पर्टिकुलर आ जाती है रासायनिक अभिक्रिया करके, और जो अभिक्रिया पूर्ण करे वो भी आपके नेम रिएक्शन से बनती है। तो आपकी ये वुडज अभिक्रिया हो गई। अब हम फिटिंग अभिक्रिया देख लेते हैं। तो फिटिंग अभिक्रिया में दिया हुआ है कि यहाँ पे एरिल हैलाइड लिया जाता है, यानी कि एरिल में आप C6H5 ले सकते हैं और बेंजीन रिंग भी ले सकते हैं। तो एरिल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई गई तो हमें डाइफेनिल प्राप्त हो गया और 2NaX मुक्त हो जाता है। वुडज अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया और वुडज फिटिंग अभिक्रिया और फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, ये अभिक्रियाएं आपकी लगभग सेम होती हैं। कुछ डिफरेंस होता है, छोटा छोटा डिफरेंस होता है। जैसे वहाँ पे R था तो यहाँ पे एरिल हैलाइड लिया गया है, ऊपर एल्किल हैलाइड लिया गया था तो यहाँ पे एरिल हैलाइड लिया गया है। एरियल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हमने कराई तो यहाँ पे डाइफेनिल, यहाँ पे 2 एरिल हैं तो यहाँ पे डाइफेनिल आपका प्राप्त हो गया
और 2Na और यहाँ पे 2X यहाँ से मुक्त हो जाएगा। इसी तरीके से आप एग्जाम्पल लिख देंगे, जैसा कि हमने ऊपर बताया था कि X की जगह पे आपको Cl रख देना है और जो R हो वहाँ पे आप कार्बन की चेन रखते हैं। तो यहाँ पे R है नहीं तो आप उसी तरीके से उतारते चले जाएंगे। यहाँ पे X की जगह पे आप Cl लिख लेंगे, यहाँ पे Cl लिख लिया। तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन से आप अगर डाइफेनिल बनाने को बोले तो आप इसी तरीके से बना सकते हैं। तो अब हम वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया देख लेते हैं। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया देख लेते हैं। तो ये आपकी वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया दी हुई है। इसमें क्या होता है, इसमें वुड्ज का भी एलिमेंट लिया जाता है और फिटिंग का भी लिया जाता है। तो यहाँ पे वुड्ज का लिया गया है एल्किल हैलाइड और फिटिंग का लिया गया है एरियल हैलाइड। तो यहाँ पे वुड्ज का एल्किल हैलाइड और फिटिंग का एरियल हैलाइड एक एक लिए गए हैं, बीच में 2 सोडियम लिया गया है। वहाँ पे वुड्ज में 2 एल्किल हैलाइड लिए गए थे, फिटिंग में 2 एरियल हैलाइड लिया गया था। यहाँ पे दोनों में से एक एक ले लिया गया। ठीक, 2 सोडियम धातु ले ली गई है, सोडियम ले लिया गया और उसको शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराएगी तो हमें एल्किल एरियल प्राप्त हो गया। यहाँ से ये बेंजीन हटेगा, यहाँ से ये R हटेगा तो एल्किल एरियल प्राप्त हो जाएगा और 2NaX मुक्त हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है वुड्ज अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया और वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया और ये जो आपकी फ्रैंकलैंड अभिक्रिया है, इन अभिक्रियाओं में 2NaX या फिर ZnX2, यह जो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया है इसमें ZnX2 मुक्त होता है और जो वुड फिटिंग और फिटिंग अभिक्रिया जो है इनमें 2NaX ही मुक्त होता है। बाकी आपका मेन प्रोडक्ट बनता है। आप अगर इसे ना लिखना चाहें तो ना भी लिख सकते हैं, आपको मेन प्रोडक्ट लिखना होगा। तो इसका एग्जाम्पल आप कैसे बना सकते हैं, जब जब आप इसका एग्जाम्पल अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अगर एग्जाम्पल लिखने को बोले तो लिख देना, वरना आप रिएक्शन करके आ जाएंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे R की जगह पे आप CH3 रख देंगे, यहाँ X की जगह पे Cl रख देंगे, यहाँ पे X की जगह पे Cl रख देंगे, R की जगह पे CH3 रख देंगे, X की जगह पे Cl रख देंगे। तो आपका इसका एग्जाम्पल बन जाएगा कि एल्किल मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जब हमने बेंजिल क्लोराइड के साथ कराई तो हमें मेथिल बेंजीन प्राप्त हो गया। तो ये आपका इसकी थ्योरी बन जाएगी। थ्योरी बनाना आपको इसी तरीके से। तो अगर आपसे परिभाषा बनाने को बोले तो आप कैसे बना सकते हैं कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एरियल हैलाइड और सोडियम के साथ कराने पर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर हमें एल्किल एरीन प्राप्त होता है। तो इस तरीके से आपको अगर रिएक्शन तैयार होगी तो उसी में आप देख देख के आप परिभाषा बना सकते हैं। तो परिभाषा आपको रिएक्शन तैयार होने के बाद ही बनानी होगी। अब बहुत बच्चे सोचते हैं कि रिएक्शन अलग होती है, परिभाषा अलग होती है, तो वैसा नहीं होता। परिभाषा से आप रिएक्शन नहीं बना सकते हैं, रिएक्शन तैयार कर ले, उससे आप परिभाषा आसानी से बना सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम फ्रैंकलैंड अभिक्रिया देख लेते हैं कि फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में दिया हुआ है कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जिंक धातु, यहाँ पे जिंक जो लिया गया है वो धातु के रूप में लिया गया है। जिंक धातु के उपस्थिति में कराने पर, जिंक धातु के साथ कराने पर हमें एल्केन प्राप्त होता है, Zn मुक्त होता है। यहाँ पे देख लो X2 मुक्त हो रहा है, Zn जो है वो 1 मात्रा में, X2 2 मात्रा में है। यहाँ पे X2 2 मात्रा में था तो Zn आपका प्राप्त होगा। अगर 2 Zn होता तो यहाँ पे 2 Zn आपका मुक्त होता। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है, बैलेंसिंग का भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। थोड़ी बहुत बैलेंसिंग आपके एग्जाम में देखी जाती है। ठीक, तो यहाँ इसकी थ्योरी आप किस तरीके से बनाएंगे कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ कराने पर हमें एल्केन प्राप्त होता है। तो इस तरीके से आप फ्रैंकलैंड के भी परिभाषा बना सकते हैं। तो ये आपकी चौथी अभिक्रिया हो गई। अब पांचवी अभिक्रिया जो दी हुई है मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी गई। सैंडमायर अभिक्रिया आप अपने टीचर से पूछ लेना, जो टीचर आपके स्कूल में या फिर कॉलेज में पढ़ा रहा है केमिस्ट्री, उससे पूछ लेना। सैंडमायर अभिक्रिया और गाटरमैन अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया होती हैं, क्योंकि ये सैंडमायर अभिक्रिया क्लोरीन बनाने की प्रयोगशाला विधि भी होती है और इसका एक तरीके से आ जाता है BDC अभिक्रिया लिखिए, तो उस अभिक्रिया को भी इसी तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे हम आपको रिएक्शन करके दिखा देंगे, एग्जाम्पल आपको बनाना सिखा देंगे। ठीक, तो यहाँ पे आपको जो सैंडमायर अभिक्रिया होता है उसमें एनिलीन लिया जाता है, यानी कि इसे प्राथमिक एमीन भी बोल सकते हैं या फिर एनिलीन भी बोल सकते हैं। तो एनिलीन लिया जाता है और उसको सोडियम नाइट्रेट यानी कि NaNO2, सोडियम नाइट्रेट का फार्मूला होता है NaNO2, सोडियम नाइट्रेट के साथ अपघृत कराया जाता है कितने डिग्री सेल्सियस पर, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर। यहाँ पे HX आपको नहीं लिखना होता है। ठीक, तो यहाँ पे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में इसका जब अपक्रिया कराएंगे तो हमें बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड प्राप्त होगा। ध्यान रखना हैलाइड प्राप्त हो रहा है, बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड आपको प्राप्त होगा। और फिर प्राप्त बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड को हम
HX के साथ अपकृत कराएंगे, किसकी उपस्थिति में, क्यूप्रस हैलाइड की उपस्थिति में, या फिर इसे क्यूप्रस क्लोराइड भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे Cl की जगह पे, X की जगह पे आप Cl रख सकते हैं, तो क्यूप्रस क्लोराइड भी लिख सकते हैं और क्यूप्रस हैलाइड भी लिख सकते हैं। क्यूप्रस हैलाइड की उपस्थिति में जब इसकी क्रिया कराएंगे, किसकी, बेंजीन डाइएथेनियम हैलाइड की क्रिया क्यूप्रस हैलाइड की उपस्थिति में जब हम कराते हैं तो हमें हेलोबेंजीन प्राप्त हो जाता है। सैंड मायर अपक्रिया में हमें एनिलीन से हेलोबेंजीन प्राप्त करने को बोलता है, ठीक। तो यहाँ पे सैंड मायर अपक्रिया में हमें हेलोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा, HX और N2 आपका मुक्त हो जाएगा। तो ये जो आपकी क्रिया होती है क्लोरीन बनाने की प्रयोगशाला विधि भी होती है, तो ये भी आप लिख लेना। अगर आपसे पूछे क्लोरीन बनाने की प्रयोगशाला विधि 3 नंबर में पूछी जा सकती है प्रयोगशाला विधि, तो आप यही लिख देना रिएक्शन, आप इसकी थ्योरी लिख देना, ठीक। तो आपको ये पूरे नंबर दिला देगी। या फिर सैंड मायर अपक्रिया को एक और नाम दिया जाता है BDC, यानी कि बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। BDC अपक्रिया लिखिए, तो वो भी आपके एग्जाम में आ जाए तो भी आपको सैंड मायर अपक्रिया भी लिखनी है। अब इसकी थ्योरी कैसे बनानी है, इसकी थ्योरी बनाने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि एनिलीन की अपक्रिया सोडियम नाइट्रेट के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर कराने पर हमें बेंजीन डाइज़ोनियम हैलाइड प्राप्त होता है, और प्राप्त बेंजीन डाइज़ोनियम हैलाइड को क्यूप्रस हैलाइड की उपस्थिति में क्रिया कराने पर हमें हेलोबेंजीन प्राप्त होता है और N2 गैस मुक्त हो जाती है। तो इस तरीके से आप किसी भी रिएक्शन से उसकी थ्योरी बना सकते हैं। देखो, जो आपके उत्पाद जो यहाँ पे दिए होते हैं, आप जो आपके इस तरह प्रोडक्ट दिए होते हैं उनको आप मेल करके लिख लेना कि एनिलीन की अपक्रिया सोडियम नाइट्रेट या फिर एल्किल हैलाइड की अपक्रिया जिंक के साथ। तो इसी तरीके से आप लिख करके, अगर उपस्थित उसमें रिएक्शन में दी हुई है तो उपस्थित लिख लें, उसके बाद जो उत्पाद प्राप्त हो रहा है वो लिख देना। तो इसी तरीके से आप आसानी से किसी भी रिएक्शन की थ्योरी बना सकते हैं। तो रिएक्शन से थ्योरी बनाना भी बहुत आसान होता है। अगर आपको रिएक्शन आती है तो रिएक्शन से आप थ्योरी बना लेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आप अगर रिएक्शन से थ्योरी बनाना सीख गए तो आपको बहुत आसानी होगी रिएक्शन लिखने में। तो अब हम अगली रिएक्शन देख लेते हैं, गार्टन-मैन अपक्रिया। सेम इसी के पैटर्न पर डिपेंड होती है जो आपकी गार्टन-मैन अपक्रिया होती है। और इसका एग्जाम्पल अगर बनाना चाहें तो X की जगह पे आप Cl रख देंगे, ClBr रख देंगे, तो आपकी वो एग्जाम्पल बन जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना, यहाँ पे I जो होता है, I अगर रखेंगे तो वो आपकी सैंड मायर अपक्रिया नहीं कहलाती है, ठीक। तो Cl रखें या फिर Br रखें, ठीक, ध्यान रखना। अब हम आपको गार्टन-मैन अपक्रिया बता देते हैं। तो ये यहाँ पे आपकी गार्टन-मैन अपक्रिया दी हुई है। गार्टन-मैन अपक्रिया में उसी तरीके से दिया हुआ है जैसा कि आपका सैंड मायर अपक्रिया में दिया था। तो गार्टन-मैन अपक्रिया में आपको लिखना होगा कि लेना होगा बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, यानी कि बेंजीन के ऊपर N2Cl। तो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की जब अपक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ Cu पाउडर यानी कि कॉपर पाउडर की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें क्लोरोबेंजीन और HCl और N2 मुक्त हो जाता है। अब ध्यान रखना, यहाँ पे अगर Br होता, यहाँ पे अगर Br होता, आपके जब अपक्रिया पूर्ण करने को बोलेगा तो यहाँ पे Br दे देगा। तो N2 जो यहाँ से जो Br होगा वो यहाँ पे जाएगा, इस बेंजीन के ऊपर जाएगा, और ये वाला जो Cl है वो इसके साथ आ जाएगा। तो वहां पे जो बनेगा वो ब्रोमो बेंजीन बनेगा, ठीक। ध्यान रखना इस बात को, ये वाला इस पर जाएगा, ये वाला इस पर आएगा, ठीक। अगर ये इसी पर रह जाता है तो फायदा क्या रहता है रिएक्शन करने का, रिएक्शन में ये वाला इधर जाएगा और ये वाला इधर आ जाता है। वैसा ही यहाँ पे हुआ, ये क्लोरीन इधर चला गया, ये क्लोरीन इधर आ गया, तो क्लोरोबेंजीन हमें प्राप्त हो जाता है, साथ में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मुक्त होता है और N2 मुक्त हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे ये आपकी गार्टन-मैन अपक्रिया हो गई। उसी तरीके से जैसे सैंड मायर अपक्रिया में दिया हुआ था, वहां पे कॉपर हाइलाइट दिया गया था, यानी कि CuX2 लिया गया था, तो वो आपका क्यूप्रस हाइलाइट लिया गया था। तो वहाँ पे क्यूप्रस हाइलाइट लिया गया था, यहाँ पे कॉपर पाउडर लिया गया है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे जो उसी तरीके से रिएक्शन है, बस उसमें उपस्थित बदली हुई है। सैंड मायर और गाटरपन में बस उपस्थित बदली होती है, उसी तरीके से रिएक्शन होती है, ठीक। तो अब हम इसकी अगली रिएक्शन देख लेते हैं सीरीज की, डार्जन अपक्रिया। तो डार्जन अपक्रिया भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी गई। तो डार्जन अपक्रिया में दिया हुआ है कि एल्किल एल्कोहल, यानी कि एल्किल इसे बोल रहे हैं, एल्कोहल इसे बोल रहे हैं, OH को एल्कोहल बोलते हैं। एल्किल एल्कोहल की अपक्रिया जब थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो हमें एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है, यानी कि R और Cl प्राप्त हो जाएगा। SO2 आपका मुक्त हो जाएगा, एक SO2 मुक्त हो गया, ठीक।
यहाँ पे ये वाला वो इसी SO2 के साथ आ जाएगा, यहाँ से H उठेगा, यहाँ से बचा हुआ Cl उठेगा, वो HCl बना लेगा, तो आपको ये गैस फॉर्म में मुक्त हो जाते हैं, ठीक। और एल्किल क्लोराइड आपको प्राप्त हो जाता है। इसका एग्जाम्पल जब आप लिखेंगे तो R की जगह पे आप CH3 रख लेंगे, C2H5 रख लेंगे, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक। तो वहाँ पे आपका मेथिल या एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया जब थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो हमें मेथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। इस तरीके से इसका एग्जाम्पल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वरना इसी रिएक्शन से आप थ्योरी बना देंगे। ध्यान रखना, आपको थ्योरी जिससे बनानी है उसकी पूरी, या फिर एग्जाम्पल से थ्योरी बनाए तो पूरा ही एग्जाम्पल से थ्योरी बनाए, अगर रिएक्शन से थ्योरी बना रहे हैं तो पूरी ही रिएक्शन से थ्योरी बनाए। ये चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो यहाँ पे आप अगर हम रिएक्शन से थ्योरी बनाना चाहें तो किस तरीके से बना सकते हैं, तो रिएक्शन में यहाँ पे दिया हुआ है कि एल्किल अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ कराने पर हमें एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। अब हम इसकी अगली रिएक्शन देख लेते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। इसी सीरीज में फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया हम देख लेते हैं। तो फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया में आपकी दो रिएक्शंस आ जाती हैं, एक एल्कलीकरण आ जाती है और एक एसिडीकरण आ जाती है। तो हम ये अपक्रिया आपको इम्यून चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। तो फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया में दो रिएक्शन आ जाते हैं। तो इसमें पहली रिएक्शन जो होती है वो एल्किलीकरण होती है, यानी कि जिसमें एल्किल समूह लिया जाता है, और जो एसिलीकरण होता है उसमें एसिल समूह लिया जाता है। तो यहाँ पे हमने एल्किलीकरण में जो क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया एल्किल एल्किल क्लोराइड बोले या फिर मेथिल क्लोराइड बोले, ये इसका एल्काइलेशन होता है, यानी कि ये एल्किल लिया जाता है, ये आपका एल्किल हो जाएगा। यहीं पर वहां पर जो अगली एसिलीकरण है वहां पे एसिल लिया जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे मेथिल क्लोराइड बोले या फिर एल्किल क्लोराइड बोले इसको। यहाँ पे आर भी ले सकते हैं हम CH3 की जगह पे, क्योंकि आर की जगह पे आपके कार्बन की चैन और कार्बन की चैन की जगह पे आप आर रख सकते हैं, ठीक। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जब मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराई तो हमें क्या प्राप्त हो गया, वो एक मुख्य उत्पाद प्राप्त होता है और एक अल्प उत्पाद प्राप्त होता है, ठीक। यहाँ पे एक मुख्य उत्पाद प्राप्त होगा आपका जब बेंजीन के ऊपर Cl लगा होगा और 4 नंबर पे CH3 लगा होगा, यानी कि 1 क्लोरो 4 मेथिल, यहाँ पे 4 मेथिल लगा हुआ है, और बेंजीन 1 क्लोरो, यहाँ 2 3 4 मेथिल बेंजीन आपका मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाएगा। जो आपका मुख्य उत्पाद होता है वो ज्यादा मात्रा में प्राप्त होता है और जो अल्प उत्पाद होता है वो कम मात्रा में प्राप्त होता है। और जो आपका अल्प उत्पाद प्राप्त हो रहा है वो आपका है 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन, यहाँ पे 2 पर मेथिल लगा हुआ है और बेंजीन है, तो ये आपका अल्प उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपकी एल्किलीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। अगर आपको इसकी थ्योरी लिखने को बोले तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ कराने पर निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराने पर हमें 1 क्लोरोफोर मेथिल बेंजीन प्राप्त होता है और अल्प उत्पाद के रूप में 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन प्राप्त होता है। तो इस तरीके से एल्किलीकरण की आप थ्योरी लिख सकते हैं। अब एसिलीकरण की हम थ्योरी देख लेते हैं कि एसिलीकरण की थ्योरी में क्या दिया हुआ है। तो एसिलीकरण की थ्योरी में यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि जब क्लोरोबेंजीन, यानी कि जैसा कि क्लोरोबेंजीन ऊपर भी लिया गया था, ये वहां पर एल्किल क्लोराइड लिया गया था, यहाँ पे एसिटल क्लोराइड लिया गया है, ये एसिलीकरण है। तो एसिटल क्लोराइड लिया गया, एसिटल क्लोराइड आपका होता है CH3COCl, ये एसिटल क्लोराइड होता है। तो इसकी इसकी अभिक्रिया जब क्लोरोबेंजीन के साथ एसिटल क्लोराइड की अभिक्रिया जब क्लोरोबेंजीन के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में हम कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एक मुख्य उत्पाद प्राप्त होगा, एक अल्प उत्पाद प्राप्त होगा। मुख्य उत्पाद के रूप में आपका जो प्राप्त होगा वो प्राप्त हो जाएगा 4 क्लोरो, यहाँ पे 4 पर क्लोरो लगा हुआ, 4 पर क्लोरो लगा हुआ, क्लोरो एस्टो लगा हुआ है, और ये फिनाल है, ठीक। 4 क्लोरो एस्टो फिनाल यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा और 2 क्लोरो एस्टो फिनाल यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे 2 क्लोरो एस्टो फिनाल इसलिए प्राप्त होगा क्योंकि यहाँ पे OH समूह, जब इसको आप तोड़ेंगे तो यहाँ पे OH समूह अलग हो जाएगा और ये जो कार्बन है ये अलग हो जाएंगे, ठीक। मुख्य उत्पाद और अल्प उत्पाद के रूप में प्राप्त हो सकते हैं। थ्योरी बनाना हमने आपको बता दिया। अब हर रिएक्शन नहीं बताएंगे, आप एक एक रिएक्शन की आसानी से थ्योरी बना लेंगे कि इसके अभिक्रिया इसके साथ कराने पर, इसकी उपस्थिति में कराने पर हमें ये प्राप्त होता है। इतना ही आपको थ्योरी में लिखना होता है, ज्यादा भदेड़ा नहीं लिखना होता है। आप थोड़ा सा थ्योरी में लिख देंगे, आपकी सही मान लेंगे, बस आपकी रिएक्शन वहां पे सही होनी चाहिए। रिएक्शन अगर सही है तो थ्योरी आपकी आसानी से सही बन जाएगी। तो हम इसकी इसी सीरीज की अगली रिएक्शन देख लेते हैं। तो इस सीरीज में अगली आपकी रिएक्शन दी हुई है फिंकलस्टाइन अभिक्रिया, यानी कि फिंकलस्टाइन अभिक्रिया में आपका क्या होता है कि जो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हैं, शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में कराते हैं, तो हमें एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है और NaX मुक्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है, इसका एग्जाम्पल आप इस तरीके से बना सकते हैं, यहाँ पे CH3 यहाँ पे Cl लिख देंगे,
ClBr ही यहाँ पे लेना होगा आपको, I और F नहीं लेना होगा। ClBr आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ कराने पे हमें मेथिल आयोडाइड प्राप्त होता है और सोडियम क्लोराइड मुक्त हो जाता है। तो इसी तरीके से आप इसकी जो है एग्जाम्पल बना सकते हैं। अगर बनाना चाहें तो बना देना, वरना एग्जाम्पल आप एग्जाम में अगर आपने रिएक्शन लिख दी तो आपका पूरा सही मान लिया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ये आपकी फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया हो जाएगी। ये जो X होता है ये Na के सोडियम के साथ चला जाएगा, और ये जो R होता है ये I के साथ चला जाएगा, यानी आयोडाइन के साथ जाकर एल्किल आयोडाइन बना लेगा, और ये जो सोडियम है ये X के साथ जाकर सोडियम हैलाइड बना लेगा। तो ये आपकी फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया हो जाएगी। यहाँ पे आपको लोग लिख लेना कि X की जगह पे Cl और Br ही ले सकते हैं। ठीक, इसके बाद आपकी आती है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिक्रिया, एस्टरीकरण अभिक्रिया। कभी कभी आपको बोल देगा एस्टर बनाइए, एस्टर किस अभिक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। तो ये आपकी एस्टरीकरण अभिक्रिया होती है, ये भी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया होती है। तो इसमें आपको क्या लिखना होगा, इसमें आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल लेना होता है, यानी कि एक प्रकार का अम्ल लेना होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल हमने ले लिया। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया अल्कोहल के साथ कराने पर, या फिर इसे एल्किल अल्कोहल बोल सकते हैं, या फिर इसे केवल अल्कोहल बोल सकते हैं। अल्कोहल के साथ शांत H2SO4 की उपस्थिति में कराने पर हमें एस्टर प्राप्त होता है, H2O मुक्त हो जाता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखने की बात इस रिएक्शन में क्या होगी कि जो ये R होगा, ये दोनों डिफरेंट R होंगे। यहाँ पे R की जगह पे आप CH3 ले रहे हैं तो यहाँ पे C2H5 लेना, यहाँ पे C2H5 ले रहे हैं तो यहाँ पे CH3 लेना, दोनों डिफरेंट R लेने होंगे, तभी आपका यहाँ पे एस्टर बनेगा। तो ये आपकी एस्टरीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। इसकी थ्योरी लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया अल्कोहल के साथ शांत H2SO4 की उपस्थिति में कराने पर हमें एस्टर प्राप्त होता है। तो इस तरीके से आप थ्योरी भी आसानी से लिख सकते हैं। अगर आप एक दो रिएक्शन की थ्योरी लिख के उसे आसानी से पढ़ेंगे तो आप आसानी से इसकी थ्योरी बनाना सीख सकते हैं। इसके बाद हमारी आ जाती है स्टीफन अभिक्रिया। ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी गई रिएक्शन है। तो स्टीफन अभिक्रिया हम देख लेते हैं। तो स्टीफन अभिक्रिया में क्या दिया हुआ उसे देखते हैं। तो स्टीफन अभिक्रिया में आपका दिया हुआ है कि RCN, यानी कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड किस लिए लगे हैं, क्योंकि ये आइसोसाइनाइड होता है, और यहाँ पे एल्किल साइनाइड, यहाँ पे एल्किल साइनाइड लिया गया स्टीफन अभिक्रिया में, एल्किल साइनाइड लिया गया और दो लघु हाइड्रोजन लिए गए हैं। ये आपके लघु हाइड्रोजन होते हैं, दो लघु हाइड्रोजन, और SnCl2 और HCl की उपस्थिति में जब इनकी क्रिया कराएगी तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, एल्किल एमीन प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे आपका एल्किल एमीन प्राप्त हो गया है। इसे अलग अलग इसलिए लिख लेना क्योंकि ये दो चरणों की रिएक्शन होती है, ये दो चरणों में रिएक्शन होती है, इसीलिए हम इसको अलग अलग कर रहे हैं। फिर इसकी अभिक्रिया H2O के साथ कराते हैं तो हमें RCHO प्राप्त होता है, यानी कि एल्किल एल्डिहाइड प्राप्त होता है, और साथ में आपका NH3 मुक्त हो जाता है। ये जो NH3 है ये आपका मुक्त हो जाएगा। यहाँ पे RCN की अभिक्रिया दो लघु हाइड्रोजन के साथ SnCl2 और HCl की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें एल्किल एमीन प्राप्त होता है। यहाँ पे ये जो एल्किल है ये आपका एमीन है, तो एल्किल एमीन हमें प्राप्त होता है। उसकी अभिक्रिया जब पानी के साथ गर्म करेंगे तो हमारा एल्किल एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा और NH3 मुक्त हो जाएगा। तो ये आपकी स्टीफन अभिक्रिया हो जाएगी। इसकी थ्योरी आप लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, एल्किल साइनाइड या फिर नाइट्राइड की अभिक्रिया SnCl2 या फिर HCl के साथ कराने पर, HCl की उपस्थिति में कराने पर हमें एल्किल एमीन प्राप्त होता है। पुनः एल्किल एमीन को गर्म पानी के साथ अभिक्रिया कराने पर हमें एल्किल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो ये आपकी स्टीफन अभिक्रिया की थ्योरी और रिएक्शन हो जाएगी। इसके बाद आपकी आ जाती है इटार्ट अभिक्रिया। इटार्ट अभिक्रिया भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। आपने टालविन नाम सुना होगा, टालविन की रिएक्शन हमने एक बार आपको पढ़ाई हुई है। तो जो यहाँ पे आपका टालविन लिया जाता है, CrO2Cl लिया जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया जाता है और H2O लिया जाता है। तो इसकी आपस में क्रिया कराई जाती है, यानी कि टालविन की अभिक्रिया इनकी उपस्थिति CrO2Cl2 की उपस्थिति और या फिर CCl4 की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो आपको इतनी ही रिएक्शन लिख देनी है, उसमें आपको बैलेंसिंग नहीं चेक करनी है इस रिएक्शन में, क्योंकि अगर बैलेंसिंग करने बैठ जाएंगे तो आपकी बड़ी रिएक्शन हो जाएगी, आप कंफ्यूज भी रहेंगे। जो आपकी बुक में इतनी रिएक्शन दी हुई है तो उसी हिसाब से आप रिएक्शन लिख देंगे और थ्योरी बना देंगे कि टालविन की अभिक्रिया, ये प्रोडक्ट लिख देंगे CrO2Cl2 स्लैश लगा के CCl4 या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड लिख देंगे कि उपस्थिति में कराने पर हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इतनी थ्योरी लिख देंगे, आपका पूरा सही मान लिया जाएगा। ठीक, इटार्ट अभिक्रिया अगर आपके एग्जाम में आती है तो इसी तरीके से लिख देंगे और उसकी थ्योरी लिख देंगे। अब हम आपको इसी सीरीज की अगली रिएक्शन देख लेते हैं।
तो इस सीरीज की आपकी अगली रिएक्शन है HVZ अभिक्रिया। आप उस जो आपको हमने सीरीज बना के दी थी उसी के हिसाब से करा रहे हैं। आप वहाँ पे टिक करते चलना जो जो रिएक्शन करा रहे हैं। अगर कोई रिएक्शन छूट जाती है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, तो वो रिएक्शन हम दोबारा से एक वीडियो बनाकर करा देंगे, ठीक। तो ये HVZ अभिक्रिया होती है जिसका फुल फॉर्म होता है हेल वोल्हार्ड जेलेंस्को अभिक्रिया। तो इसका कभी-कभी फुल फॉर्म करके भी आपकी अभिक्रिया आ जाती है। फुल फॉर्म करके अभिक्रिया है तो भी आपको वही लिखना है, HVZ अभिक्रिया है तो भी आपको वही लिखना है। तो ये HVZ अभिक्रिया आपकी 3 से 4 चरणों में होती है, तो ये भी आपकी इम्पोर्टेंट हो जाती है। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछी गई है, तो इसे देख लेते हैं। यहाँ पे आपका एसिटिक अम्ल लिया जाता है। अब एसिटिक अम्ल इस फॉर्म में क्यों लिया गया, ताकि आपको समझ में आए कि ये रिएक्शन हो कैसे रही। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका एसिटिक अम्ल लिया जाएगा, एच यहाँ पे अलग होगा, COOH इस तरीके से वो लिया जाएगा। इसमें उपस्थित रहती है Cl2 और लाल फास्फोरस यानी कि रेड पी की उपस्थित रहती है। HCl यहाँ पे मुक्त होता है, हर बार HCl मुक्त होगा और इसकी उपस्थिति ली जाएगी। तो पहली बार जब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया क्लोरीन और लाल फास्फोरस के साथ कराई जाएगी तो हमें मोनोक्लोरोएस्टोफिनॉल प्राप्त होगा, यानी कि एक क्लोरोएस्टोफिनॉल प्राप्त होगा। दोबारा जब अब इसकी अभिक्रिया लाल फास्फोरस और क्लोरीन के साथ कराई जाएगी तो डाइक्लोरोएस्टोफिनॉल प्राप्त होगा, एसिटिक अम्ल प्राप्त होगा आपका। यहाँ पे एसिटिक अम्ल है, हम फिनाल बोल रहे हैं तो यहाँ पे एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल प्राप्त होगा। पुनः जब इसकी अभिक्रिया लाल फास्फोरस और क्लोरीन के साथ कराई जाएगी तो HCl मुक्त होगा और ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल प्राप्त होगा। तो ये आपके जब तक तीनों हाइड्रोजन पर क्लोरीन ना लग जाए तब तक ये रिएक्शन चलती रहती है, ठीक। तो ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल आपका प्राप्त होता है। एसिटिक अम्ल से आपको ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल प्राप्त करने को बोल दे तो भी आपको यही रिएक्शन लिखनी है। अगर मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल प्राप्त करने को बोल दे तब भी यही रिएक्शन लिखनी है, यहाँ से यहाँ तक। अगर डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल प्राप्त करने को बोल दे तो आपको यहाँ से यहाँ तक कर देना है। तो इससे आपकी 3-4 रिएक्शन आ जाती हैं आपके एग्जाम में। 2 रिएक्शन इससे जरूर पूछी जाएंगी। कैसे प्राप्त करें में भी इससे एक रिएक्शन आएगी और इसकी नेम रिएक्शन के भी नेम रिएक्शन बन जाती है एक आपके एग्जाम में। सीधे नेम रिएक्शन करके पूछ देगा या फिर कैसे प्राप्त करें करके भी इससे पूछ दिया जाता है। तो इसकी थ्योरी आपको कैसे लिखना वो हम आपको बता देते हैं। इसकी थ्योरी आपको लिखना है कि एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया लाल फास्फोरस और क्लोरीन के साथ कराने पर मोनोक्लोरोएसिटिक अम्ल प्राप्त होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मुक्त होता है। पुनः मोनोक्लोरोएसिटिक अम्ल की अभिक्रिया लाल फास्फोरस और क्लोरीन के साथ कराने पर हमें डाइक्लोरोएसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। पुनः क्लोरोएसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हमें क्लोरीन और लाल फास्फोरस के साथ कराने पर हमें ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। तो ये आपकी HVZ अभिक्रिया हो जाएगी। अगली जो आपकी रिएक्शन है वो है कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है, क्योंकि कैनिजारो क्रॉस कैनिजारो 2 अभिक्रियाएं होती हैं, इनसे भी एक अभिक्रिया आपके एग्जाम में आ जाती है। तो कैनिजारो अभिक्रिया हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो कैनिजारो अभिक्रिया में आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि मेथेनॉल या फिर इसे फॉर्मेल्डिहाइड भी बोलते हैं या फिर इसे मेथेनॉल भी बोलते हैं। यहाँ पे H को भी मेथ बोला जाएगा, अगर CH3 होता तो भी उसे मेथ बोला जाता। तो मेथेनॉल की अभिक्रिया जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे, यहाँ पे 2 मात्रा में मेथेनॉल लिया जाएगा, एक इधर लिया जाएगा या फिर एक इधर लिया जाएगा, या फिर आप 2HCHO करके भी ले सकते हैं। कैसे भी अगर आपको अच्छा लगे वैसा ही आप ले सकते हैं। उसको गर्म किया जाता है तो हमें मेथेनॉल प्राप्त होता है, सोडियम फॉर्मेट मुक्त हो जाता है। यहाँ पे मेथेनॉल कैसे प्राप्त हुआ है, यहाँ पे मेथेनॉल और सोडियम फॉर्मेट प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे इससे सोडियम फॉर्मेट यहाँ पे HCOO, यहाँ पे C ये वाला O और ये वाला O ये उठकर इसके साथ चले जाएंगे। एक H उठ के इसके साथ चला जाएगा और C ये वाला और ये वाला ये दोनों उठ के इसके साथ चले जाए, एक उठ के इसके साथ चला जाएगा, एक यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। और ये 2 O जो है ये उठ के दोनों सोडियम के साथ चले जाएंगे और ये सोडियम भी इसके साथ जुड़ जाएगा जिससे सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा। और बचा हुआ CH3 यहाँ पे 2H यहाँ पे बच जाएंगे आपके और यहाँ पर एक H यहाँ पे बच जाएगा, तो CH3 आपका यहाँ पे आ जाएगा। OH जो यहाँ पे बचा हुआ था वो यहीं पे आ जाएगा। तो मेथेनॉल और सोडियम फॉर्मेट आपके प्राप्त हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक और रिएक्शन इसी से पूछ देता है कि बेंजल डिहाइड से बेंजिल अल्कोहल या फिर सोडियम बेंजोएट कैसे प्राप्त करें। तो ये भी आपकी इसी रिएक्शन कैनिजारो अपक्रिया में आ जाता है। कैनिजारो अपक्रिया आपकी 2 है, इनमें से आप कोई भी अपक्रिया लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बेंजल डिहाइड ले लेते हैं, यहाँ पे H की जगह पे आप बेंजीन रिंग CH3 C2H5 कुछ भी ले सकते हैं जैसा आपको मन करे, ठीक। यहाँ पे NaOH ले लिया, बेंजल डिहाइड ले लिया, गर्म किया तो हमें बेंजिल
एल्कोहल प्राप्त होगा। जैसा कि यहाँ पे मेथेनॉल प्राप्त हुआ था, तो यहाँ पे बेंजील एल्कोहल प्राप्त हो गया। इसे मेथिल एल्कोहल भी बोल सकते हैं, तो बेंजील एल्कोहल प्राप्त हो गया। साथ में सोडियम बेंजोएट मुक्त हो गया। तो यहाँ पे सोडियम बेंजोएट पूछेगा कि बेंजिल डाइड से सोडियम बेंजोएट कैसे प्राप्त करें। तो इस तरीके का भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, और बना भी है एक बार। तो यहाँ पे ये आपकी कैनिजारोव क्रिया हो जाएगी। अब हम क्रॉस कैनिजारोव क्रिया देख लेते हैं कि क्रॉस कैनिजारोव क्रिया आपकी उसमें क्या दिया हुआ है। तो क्रॉस कैनिजारोव क्रिया में आपको फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड दोनों लिए जाते हैं, यानी कि ये जो बेंजल्डिहाइड है ये भी लिया जाएगा, और जो फॉर्मेल्डिहाइड है ये भी लिया जाएगा। ये फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड दोनों लिए जाएंगे। और यहाँ पे बेंजल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड दोनों लिए गए, उनकी अभिक्रिया NaOH के साथ, जैसा कि वहाँ पे NaOH लिया गया था, यहाँ भी NaOH के साथ गर्म करने पर हमें सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है, बेंजिल एल्कोहल आपका मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड क्या है, HCHO है। बेंजिल्डिहाइड क्या है, C6H5CHO, या फिर यहाँ पे बेंजीन के ऊपर CHO लगा सकते हैं, जैसा कि वहाँ यहाँ पे लगा हुआ है बेंजीन के ऊपर CHO। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और C6H5CHO करके भी लिख सकते हैं। तो ये आपका बेंजिल्डिहाइड ही माना जाएगा। बेंजिल्डिहाइड ले लिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। इसको जब इनके साथ गर्म किया जाता है तो सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है, यानी HCOONA प्राप्त होता है। बेंजिल एल्कोहल आपका मुक्त हो जाता है, जैसा कि वहाँ पे सोडियम फॉर्मेट प्राप्त हुआ था और मेथेनॉल मुक्त हुआ था। तो यहाँ पे बेंजीन है, तो बेंजिल एल्कोहल आपका मुक्त हो जाता है। तो ये भी आपकी एक इम्पोर्टेंट अभिक्रिया बन जाती है। तो इसकी थ्योरी लिखना चाहें तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया बेंजल्डिहाइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म कराने पर हमें सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है और बेंजिल एल्कोहल आपका मुक्त हो जाता है। तो इस तरीके से आप इस रिएक्शन के भी थ्योरी बना सकते हैं। अब हम इसी सीरीज में अगली रिएक्शन देख लेते हैं कि अगली रिएक्शन कौन सी है। वो जो आपके पास लिस्ट बनी है उसी में आप टिक करते चलना, उसी के हिसाब से हम सारी रिएक्शन कराते चल रहे हैं, ठीक। तो उस सीरीज में आपकी अगली रिएक्शन आ जाती है हैलोफॉर्म या आयोडोफॉर्म अभिक्रिया। तो ये आपकी अभिक्रिया हैलोफॉर्म करके पूछे या फिर आयोडोफॉर्म करके पूछे, आपको यही रिएक्शन लिखनी है। इसमें हमने थ्योरी इसलिए लिख दी क्योंकि ये थ्योरी इंपॉर्टेंट होती है थोड़ी, क्योंकि इसमें 3 प्रोडक्ट में आप कोई भी एक ले सकते हैं। यहाँ पे एथिल एल्कोहल भी ले सकते हैं, यहाँ पे एस्टल्डिहाइड भी ले सकते हैं, यहाँ पे एसीटोन भी ले सकते हैं। कुछ भी आप यहाँ पे लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये एथिल एल्कोहल है, इसे एथेनॉल या इसका आईपीएसी नाम होता है, और ये इसका सामान्य नाम होता, यह इसका आईपीएसी नाम होता है और ये इसका सामान्य नाम होता है, ठीक। तो ये आप सामान्य नाम या आईपीएसी नाम में से कोई भी नाम लिख सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। आप जो रिएक्शन होती है उसमें आईपीएसी नाम लिखना चाहें तो आईपीएसी नाम लिख सकते हैं, और सामान्य नाम लिखना चाहें तो सामान्य नाम लिख सकते हैं, ठीक। उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो इन तीनों में से किसी भी के साथ हैलोफॉर्म की अभिक्रिया कराएंगे। हैलोफॉर्म आपका यहाँ पे आई लिया गया है, हैलोफॉर्म आपका बीआर भी ले सकते हैं। तो हैलोफॉर्म आई लिया गया है, तो आई के साथ जब आप क्रिया कराई तो हमें क्या प्राप्त हो गया, आयोडोफॉर्म प्राप्त हो गया, आयोडोफॉर्म फार्म प्राप्त हो गया, और सोडियम फॉर्मेट, जैसा कि पिछले कैनिजारो क्रिया और क्रॉस कैनिजारो क्रिया में सोडियम फॉर्मेट प्राप्त हुआ था, तो यहाँ भी सोडियम फॉर्मेट आपका मुक्त हो जाएगा, और 5Na और 5H2O जब इसकी बैलेंसिंग करेंगे तो आपके प्राप्त हो जाएंगे। जब इस रिएक्शन की बैलेंसिंग करेंगे तो आपके ये मुक्त बैलेंस हो जाएंगे, ठीक। यहाँ पे एथेनॉल ले लिया और 4I2 ले लिया, 6NaOH ले लिया। जब इसको गर्म किया तो हमें आयोडोफॉर्म प्राप्त हो गया, सोडियम फॉर्मेट प्राप्त हो गया। अब बचा हुआ आपका 5 सोडियम आयोडाइड 5H2O आपका मुक्त हो जाता है, ठीक। तो ये आपकी हैलोफॉर्म और आयोडोफॉर्म अभिक्रिया हो जाएगी। आपको अब क्रियाएं तैयार करनी पड़ेंगी और उसी के हिसाब से आप थ्योरी लिख सकते हैं। थ्योरी आपको लिखना होगा कि एथेनॉल की अभिक्रिया आयोडाइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है, आयोडोफॉर्म प्राप्त होता है, और सोडियम फॉर्मेट और सोडियम आयोडाइड आपका मुक्त हो जाता है। ये आपकी हैलोफॉर्म या फिर आयोडोफॉर्म अभिक्रिया हो जाएगी। अब इसकी अगली रिएक्शन देख लेते हैं। तो अगली रिएक्शन यहाँ पे दी हुई है रोजनमुंड अपचयन अभिक्रिया। तो ये भी आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ दी जाती है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये भी है, बहुत बार पूछी गई है। तो रोजनमुंड अपचयन अभिक्रिया में देख लेते हैं क्या दिया हो। तो रोजनमुंड अपचयन अभिक्रिया में आपको एसिड क्लोराइड लेना होगा। ये आपका एसिड क्लोराइड है, ठीक। ये आपका RCO एसिड बनता है और Cl क्लोराइड बनता है। तो एसिड क्लोराइड की 2 लघु हाइड्रोजन की उपस्थिति में ये आपका पैलेडियम है, ये आपका बेरियम है। बेरियम सल्फेट और पैलेडियम, या फिर पैलेडियम लें या फिर बेरियम सल्फेट लें, इनमें से कोई एक ले सकते हैं या फिर दोनों लिख सकते हैं आप। इनकी उपस्थिति में जब हमने अभिक्रिया कराई तो एस्टल्डिहाइड हमारा प्राप्त हुआ। यहाँ से एक H उठ के यहाँ CO के साथ H बना लेगा, CHO बना लेगा।
एक एच उठ के HCl बना लेगा, तो HCl बनना है और CHO बनना है, एसिटाल्डिहाइड आपका मुक्त हो जाता है। इसकी थ्योरी लिखना चाहें तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि एसिड क्लोराइड की अभिक्रिया पैलेडियम या फिर BaSO4 बेरियम सल्फेट के साथ कराने पर हमें उपस्थित में कराने पर हमें एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो इस तरीके से रोजनमंड अपचयन की भी आप अभिक्रिया कर सकते हैं। अब इसके बाद हम अगली रिएक्शन देख लेते हैं, क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया। तो यहाँ पे क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया दी हुई है आपकी। तो क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया जो आपकी दी हुई है वो इस तरीके से दी हुई है। यहाँ पे एथेनॉल लिया जाता है यानी कि CH3CHO लिया जाता है। CH3CHO की अभिक्रिया 4 लघु हाइड्रोजन के साथ जिंक Hg यानी कि ZnHg के साथ की उपस्थिति में और शांत HCl की उपस्थिति ले सकते हैं या फिर ZnHg की उपस्थिति ले सकते हैं। इनमें से एक की उपस्थिति ले सकते हैं या फिर दोनों की उपस्थिति ले सकते हैं। एक की उपस्थिति लेकर हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमें एथेन प्राप्त होता है और साथ में H2O मुक्त हो जाता है। अब एथेन यहाँ पे कैसे प्राप्त हुआ? यहाँ पे 2H की कमी है, एक H है। H3 बनाने के लिए यहाँ 2H की कमी है, 2H यहाँ से उठा लेंगे तो यहाँ पे CH3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2H बचे, वो इसके साथ H2O बना लेंगे तो ये आपकी एथेनॉल अभिक्रिया हो, ये आपकी क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया होगी जहाँ से एथेनॉल से एथेन प्राप्त होता है। तो अगर एथेनॉल से एथेन प्राप्त करने को बोल दे तो आप इसी रिएक्शन को लिख देना, ठीक। तो ये आपकी क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया हो गई। अब आपकी अगली जो रिएक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। ये अभिक्रिया एमीन चैप्टर से ली गई, हमने अभी आज जो आपको एमीन चैप्टर पढ़ाया हुआ है उसी चैप्टर में ये अभिक्रिया आ जाती है। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया देख लेते हैं। कार्बिल एमीन अभिक्रिया में आपको यहाँ पे प्राथमिक एमीन लेना होगा, ये आपका प्राथमिक एमीन होता है C2H5NH2, ये आपका प्राथमिक एमीन होता है। इसके साथ एक और R लगा हो यानी कि एक और C2H5 लगा हो तो ये वो द्वितीयक एमीन हो जाता है। यहाँ पे तीन तीन C2H5 लगे हों तो आपका तृतीयक एमीन हो जाता है। प्राथमिक एमीन कैसे पहचानेंगे? अब आप कह देंगे यहाँ पे 2 मेथेन लगे हुए हैं तो ये द्वितीयक एमीन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे प्राथमिक एमीन इसलिए पहचानेंगे क्योंकि यहाँ पे H जो है वो 2 लगे हुए हैं। NH3 होता है तो यहाँ पे 2H लगे हुए हैं तो इसलिए प्राथमिक एमीन है। प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया जब क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो हमें एथिल आइसोसाइनाइड यानी कि C2H5NC ये हमारा प्राप्त होता है। N यहाँ से उठेगा, C यहाँ से उठेगा तो NC प्राप्त हो जाता है। 3KCl यहाँ 3K उठेगा, यहाँ से 3Cl उठेगा, 3KCl मुक्त हो जाता है। बचा हुआ क्या बचता है आपका? 3O बचता है तो 3 यहाँ पे लगा लेंगे, पहले O लिख लेंगे और उसके बाद यहाँ पे 3H यहाँ पे बच रहे हैं, एक ये यहाँ पे बच रहा है 4, 2H यहाँ पे बच रहे हैं 6, तो 3H2O आपका मुक्त हो जाएगा, ठीक। तो हमें हमें इसकी थ्योरी बनानी हो किस तरीके से बना सकते हैं। प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कराने पे हमें एथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। ये आपकी कार्बिल एमीन अभिक्रिया की थ्योरी बन जाएगी। तो इस तरीके से आप कार्बिल एमीन अभिक्रिया की थ्योरी बना सकते हैं। आप इसी सीरीज में हम अगली रिएक्शन देख लेते हैं कि अगली रिएक्शन आपकी कौन सी दी हुई है। तो यहाँ पे आपकी अगली रिएक्शन दी हुई है परकिन अभिक्रिया। परकिन अभिक्रिया में आपका क्या होता है? बेंजल डिहाइड लिया जाता है, एसिटिल एनहाइड्राइड लिया जाता है। इसकी अभिक्रिया CH3COONA के साथ कराई जाती है। जब इसकी उपस्थिति में कराई जाती है तो हमें सिनेमिक एसिड प्राप्त होता है। ये भी एक पर्टिकुलर इसलिए बन जाती है क्योंकि आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ दिया जाता है, सिनेमिक एसिड का फॉर्मूला पूछ दिया जाता है या फिर बेंजल डिहाइड सिनेमिक एसिड का कैसे प्राप्त करें। तो ये थोड़ी सी टफ रिएक्शन होती है, आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछी जाती है। तो परकिन रिएक्शन आप जरूर तैयार करके जाना, ठीक। तो यहाँ पे बेंजल डिहाइड यानी कि यहाँ पे बेंजीन के ऊपर CHO भी ले सकते हैं आप या फिर C6H5CHO आप ले सकते हैं। एस्टिल एनहाइड्राइड यानी कि ये CH3COO का वोल्टाइज ओ एस्टिल एनहाइड्राइड आपका बनता है। ये फार्मूला एस्टिल एनहाइड्राइड का बनता है। आप इसे ध्यान करके एक दो बार तैयार कर लेना अच्छे से, एस्टिल एनहाइड्राइड का फार्मूला। इसकी इसकी अभिक्रिया जब बेंजल डिहाइड के साथ कराई जाती है CH3COONA की उपस्थिति में तो हमें सिनेमिक एसिड प्राप्त होता है और CH3COOH मुक्त हो जाता है। यहाँ से C6H5CH लिया जाएगा, डबल बॉन्ड लगाया जाएगा और यहाँ से C डबल 2 O लिए जाएंगे यहाँ से और यहाँ से एक H भी ले लिया जाएगा, ठीक। तो C COOH ले लिया जाएगा तो वो आपका सिनेमिक एसिड बन जाएगा। बचा हुआ यहाँ से यहाँ पे CH3 बचेगा और यहाँ पे 2 O बचेंगे, एक O इसके पास बचेगा, जैसा कि एक O यहाँ था तो ये एक O बच जाएगा, एक O ये बच जाएगा तो COOH आपका बन जाएगा। तो यहाँ पे
कार्बोक्सिलिक अम्ल आपका यहाँ पे मुक्त हो जाएगा। ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाता है, ठीक। इसके परकिन अपक्रिया की आप थ्योरी बनाना चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं। बेंजल्डिहाइड की अपक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराने पर इसकी उपस्थिति भी लिख सकते हैं, वरना ना लिखना चाहें तो मत लिखना। तो इसकी उपस्थिति में कराने पर हमें सिनेमिक एसिड प्राप्त होता है। जो आपका साइड में उत्पाद प्राप्त होता है उसे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं होती। इसको ना लिखें तो ना लिखें, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक। इसके बाद आपकी आ जाती है सिमेट अपक्रिया। इसी सीरीज में आपकी सिमेट अपक्रिया भी आती है और 2-4 रिएक्शन और बची हुई हैं। फिर आपका ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। 2-4 रिएक्शन के बाद आपका वीडियो समाप्त हो जाएगा। तो सिमेट अपक्रिया में आपका जो होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया जाता है, यानी कि RCOOH लिया जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अपक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल यानी कि N3H के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में जब हम कराते हैं तो हमें प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। प्राथमिक एमीन यहाँ पे कैसे प्राप्त होता है, यहाँ पे R लिया जाता है, यहाँ से एक N लिया जाएगा, यहाँ से H एक ये लिया जाएगा, एक ये लिया जाएगा, तो H2 लिया जाएगा। RNH2 ये आपका प्राथमिक एमीन प्राप्त हो जाएगा और उसके बाद CO2 और N2 आपका मुक्त हो जाएगा। यहाँ से CO2 मुक्त होगा, यहाँ से एक N निकाल लिया गया था तो यहाँ पे N2 बचेगा, तो CO2 और N2 आपका मुक्त हो जाता है। तो ये आपकी सिमेट अपक्रिया हो जाएगी। सिमेट अपक्रिया की थ्योरी में आपको लिखना होगा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की अपक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराने पर हमें प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। तो इस तरीके से आप सिमेट अपक्रिया की थ्योरी लिख सकते हैं। उसके बाद आपकी आ जाती है बोव-ब्लांक अपक्रिया। तो ये अपक्रियाएं आपके एग्जाम में आने वाली अपक्रियाएं हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया हो जाती हैं। इसमें आप दोनों में से कोई एक रिएक्शन कर सकते हैं। एथेनॉल की अभिक्रिया Na-C2H5 के साथ करा देंगे तो भी आपका एथेनॉल प्राप्त हो जाएगा, या फिर आप इस तरीके से दूसरी रिएक्शन भी कर देंगे तो भी आपको वो बोव-ब्लांक अपक्रिया भी हो जाएगी। तो इसलिए दोनों करा दें क्योंकि ये आपके कैसे प्राप्त करने में आ जाती है कभी-कभी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एथेनॉल की अभिक्रिया यानी कि CH3CHO की अभिक्रिया जो हमने 2 लघु हाइड्रोजन के साथ कराई, किसकी उपस्थिति में, सोडियम की उपस्थिति में और एथिल क्लोराइड के ऊपर एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में। ये आपका एथिल अल्कोहल दिया हुआ है। एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में कराई तो हमें एथेनॉल प्राप्त हो गया, ठीक। यहाँ पे एथेनॉल प्राप्त हो जाएगा। और इसके बाद एक बोव-ब्लांक अभिक्रिया और दी हुई है प्रोपेनॉन से, आपके कभी कभी बोल देता है आइसोप्रोपिल प्राप्त करने को। तो यहाँ पे प्रोपेनॉन जो आपका है, यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड करके O लगा दे तो ये आपका प्रोपेनॉन का फॉर्मूला बन जाता है। प्रोपेनॉन का जो दो लघु हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया कराई जाएगी उसी की उपस्थिति में। जैसा कि बोव-ब्लांक की पहली अपक्रिया में उपस्थिति ली गई थी, वैसे ही बोव-ब्लांक की दूसरी अपक्रिया में भी उपस्थिति ली जाएगी। सोडियम और एथिल अल्कोहल की अपक्रिया में उपस्थिति ली गई तो हमें आइसोप्रोपिल अल्कोहल प्राप्त हो गया। यानी कि ये दो जो H हैं, एक इसके साथ चला जाएगा, एक इसके साथ चला जाएगा, तो ये OH बना लेगा, ये CH बना लेगा, एक बॉन्ड हट जाएगा तो आपका आइसोप्रोपिल अल्कोहल आपका प्राप्त हो जाएगा। आपके एग्जाम में बोल देगा कि प्रोपेनॉन से आइसोप्रोपिल अल्कोहल बनाइए तो आपको बोव-ब्लांक की सेकंड वाली अपक्रिया कर देनी होगी। तो इसी तरीके से आपके एग्जाम में बनती हैं रिएक्शन। इसके बाद जो आपके आ जाती है वो आपके आ जाती है डफ अपक्रिया। डफ अपक्रिया भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है ये अपक्रिया। तो इसमें आपको बहुत सिंपल अपक्रिया होती है। फिनाल की अपक्रिया यहाँ पे CH2 का होल 6 N4 और NaOH की उपस्थिति में कराएं। आपको इसी तरीके से लिख देना है, आपको इसकी हिंदी नहीं लिखनी होगी। फिनाल की अपक्रिया ये आप लिख देंगे, इसकी उपस्थिति में कराने पर हमें सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है, या फिर इसे बोलते हैं आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो आर्थो पर यहाँ पे हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, आर्थो पे हाइड्रोक्सी लगा हुआ है और बेंजल्डिहाइड है, ये आपका बेंजिल है, ये एल्डिहाइड है। आर्थो पर हाइड्रोक्सी लगा, बेंजल्डिहाइड है। हाइड्रोक्सी इसे बोल रहे हैं ना कि इससे। ये आपका एल्डिहाइड है, यह हाइड्रोक्सी है, ये आर्थो पर लगा हुआ है, सेकेंड नंबर पर लगा हुआ है, तो आर्थो पर लगा हुआ है। ये आपका बेंजल्डिहाइड आपका ये हो जाएगा, ठीक। आर्थो पर बेन हाइड्रोक्सी, आर्थो हाइड्रोक्सी ये हो जाएगा, तो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड आपका प्राप्त हो जाता है। फिर तो डबल अपक्रिया की आपको थ्योरी लिखनी होगी, तो आप कैसे लिखेंगे कि फिनाल की अपक्रिया C2 का होल 6 CH2 का होल 6 N4 और NaOH की उपस्थिति में हमें कराने पर सैलिसिलडिहाइड प्राप्त होता है, जिसका ना दूसरा नाम आप लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वरना आप ना लिखना चाहें। अगर आपसे पर्टिकुलर पूछ दे फिनाल से ओ हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनाइए, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनाइए, तो आप इसी अभिक्रिया को कर देंगे, क्योंकि ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी है और सैलिसिल एल्डिहाइड भी है, तो इसी अभिक्रिया को कर देंगे। इसी सीरीज में हम अगली रिएक्शन देख लेते हैं कि अगली रिएक्शन हमारी कौन सी दी हुई है।
तो यहाँ पे हमारी 2 रिएक्शन बच जाते हैं, एल्डोल संघनन अभिक्रिया और क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया। तो इन रिएक्शन में से भी एक रिएक्शन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। कोई ना कोई एक रिएक्शन आपके एग्जाम में आ जाएगी, या फिर एल्डोल संघनन आ जाएगी, या फिर क्रॉस एल्डोल संघनन आएगी। तो इनको हम आपको अब रिएक्शन भी बताएंगे और थ्योरी लिखना भी बताएंगे कि कैसे लिखना है। तो यहाँ पे एथेनॉल लिया जाएगा, 2 एथेनॉल की उपस्थिति ली जाएगी। एथेनॉल ले सकते हैं, यहाँ पे आपको कीटोन समूह लिया जाता है, कीटोन समूह लें या फिर कार्बोक्सिलिक समूह। यहाँ पे एथेनॉल की उपस्थिति में हम डिल NaOH की उपस्थिति में जो एथेनॉल की अपक्रिया कराते हैं तो हमें बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल प्राप्त होता है, यानी कि एल्डोल उत्पाद प्राप्त होता है। इन्हीं दोनों को जोड़ दिया जाता है। यहाँ पे आपको एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पे CH2 हो जाएगा, ये अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा, ये अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, ये जो यहाँ पे CH3 लिख लिया जाएगा, C लिख लिया जाएगा, ये जो OH है ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन था वो यहाँ पे लग जाएगा, और यहाँ पे जो 2 H थे वो ऊपर नीचे लग जाएंगे, और साइड में CHO लग जाएगा। तो ये दोनों ज्वाइंट कर दिए जाएंगे एक ही में। तो आपको जब ज्वाइंट कर देंगे तो आपका बन जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, यानी कि एल्डोल उत्पाद बन जाएगा। फिर इस एल्डोल उत्पाद को गर्म किया जाएगा, यानी कि इसका संघनन किया जाएगा, तो आपका एल्डोल संघनन बन जाएगा। तो एल्डोल संघनन आपका उत्पाद क्या बनेगा, ये जब जब इसको गर्म किया जाएगा तो इससे पानी जो होगा वो मुक्त हो जाएगा, तो यानी कि H2O मुक्त हो जाएगा। तो ये H2O आपका मुक्त हो जाता है। ये इतना जो बचता है आपका, ये वाला पोर्शन, H2O को छोड़ के ये जो इतना पोर्शन आपका बचता है, ये आपका ब्यूटेन टू इनल, या फिर आप इसे एल्डोल संघनन उत्पाद भी लिख सकते हैं। अगर आपको ब्यूटेन टू इनल नहीं याद रखता है, क्योंकि आप देखो मेथ एथ प्रो ब्यूटेन 2 पर इनल लगा हुआ है, 2 पर डबल बॉन्ड लगे हुए हैं तो 2 इनल हो जाएगा। 2 पर इनल लगा हुआ है तो 2 पर डबल बॉन्ड लगे तो ब्यूटेन 2 इनल हो जाएगा। ठीक, इसे एल्डोल संघनन उत्पाद भी बोलते हैं। तो ये एल्डोल संघनन अभिक्रिया हो जाएगी। ये आपकी लास्ट अभिक्रिया दी हुई है, क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया। क्रॉस एल्डोल संघनन में एक आपको एस्टल्डिहाइड लिया जाएगा, एक आपका कीटोन लिया जाएगा, यानी कि एक एल्डिहाइड समूह लिया जाएगा, एक कीटोन समूह लिया जाएगा। एल्डिहाइड समूह की और कीटोन समूह की अभिक्रिया डिल NaOH, यानी कि डाइलोड NaOH की डाइलोड हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में जो हम कराते हैं, तो एल्डोल उत्पाद तो आपका वही प्राप्त होगा, जैसा कि यहाँ पे ऊपर आपका जो प्राप्त हुआ था वहाँ पे यहाँ पे CH था केवल, यहाँ पे आपका CH3 लग जाएगा, तो वो आपका क्रॉस एल्डोल का जो उत्पाद बन जाएगा। तो क्रॉस एल्डोल उत्पाद में आपका यहाँ पे CH3 लग जाएगा, ये वाला जो CH3 था वो सीधे उठ के यहाँ पे लग जाएगा और पूरा वही रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे CH3 लग जाएगा और आपका ये एल्डोल उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। एल्डोल उत्पाद को जो हम गर्म करते हैं तो आपका क्रॉस एल्डोल उत्पाद प्राप्त हो जाता है, जो क्या होता है, यहाँ से H2O मुक्त होगा और आपका क्रॉस एल्डोल उत्पाद प्राप्त हो जाएगा, यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड C CHO, और आपका CH3 और H यहाँ पे नीचे लग जाएंगे और प्लस में H2O लगेगा, तो ये आपका क्रॉस एल्डोल उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। तो क्रॉस एल्डोल उत्पाद भी आपका इसी तरीके से प्राप्त होता है। एल्डोल और क्रॉस एल्डोल अभिक्रिया आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हो जाती हैं इस पूरे सीरीज। तो इन सभी अभिक्रियाओं को आपको अच्छे तरीके से एक एक करके तैयार कर लेना है। इम्पोर्टेंट सारी रिएक्शन है, आपके एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं। सन वाइज हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किस सन में कौन सी रिएक्शन पूछी गई है, सारा कुछ हमने आपको बता दिया है। अब भी आपके अगर 20 से 25 नंबर के केमिस्ट्री में नहीं कर पाते हैं तो आप पर डिपेंड है। अगर ये 25 नेम रिएक्शन आप तैयार कर लेते हैं तो 20 से 25 नंबर आने की गारंटी मैं दे सकता हूँ, क्योंकि देखो कैसे प्राप्त करें भी, इन्हीं नेम रिएक्शन से बनेंगे। क्या होता है जब इन्हीं रिएक्शन से बनेंगे, अवक्रियाएं पूर्ण करें वो भी इन्हीं रिएक्शन से बनेंगे, और लॉन्ग आंसर के बाद जो रिएक्शंस आती हैं वो नेम रिएक्शन, पर्टिकुलर नेम रिएक्शन बोल देता है कि वुड्स अभिक्रिया लिखिए, डार्जन अभिक्रिया लिखिए, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया लिखिए। कभी कभी तो आपके जो सेकंड वाला क्वेश्चन होता है 5 नंबर का, उसमें दोनों में अभिक्रिया पूछ देता है, यानी कि टोटल 10 अभिक्रिया पूछेगा, अथवा करके 5 अभिक्रिया का पूछेगा, फिर अथवा लिखेगा, फिर 5 अभिक्रिया पूछेगा। एक एक नंबर की अभिक्रिया आती हैं, ये आपके 5-5 नंबर की आ जाती हैं अभिक्रिया। तो इन्हें आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ये आपकी, तो इन्हें अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।